स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू एएस ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट नॉन इन्फेक्शन डिजीज़। इसका मतलब क्या है। अब देखिए, बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अगर मुझे कोई बीमारी होती है तो मैं कहता हूँ मुझे इन्फेक्शन हुआ है, और वो इन्फेक्शन धीरे धीरे मेरे बॉडी में डेवलप होता है। जैसे हमने इससे पहले वाले बीमारी के बारे में पढ़ा, एड्स के बारे में, रेबीज़ के बारे में। लेकिन आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे डिजीज़ के बारे में जो किसी इन्फेक्शन के वजह से नहीं होता है, वो हमारे बॉडी में ही डेवलप होता है किसी न किसी रीजंस के वजह से। इसमें सबसे पहला वाला है कैंसर। अब ये कैंसर क्या है। कैंसर आपने सुना होगा, ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी दवाई हमारे पास ठीक तरीके से नहीं है। मीन्स अगर बहुत ही अर्ली स्टेज में पता चल जाए कि किसी भी पर्सन को कैंसर है तो उसको क्योर करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा डॉक्टर्स के लिए। लेकिन वही कैंसर अगर अपने सेकेंड स्टेज या थर्ड स्टेज या फाइनल स्टेज तक पहुंच जाए तो उस कैंसर को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है और उस इंसान की मृत्यु हो सकती है। लेट्स लर्न अबाउट कैंसर नाउ। अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ इज कॉल्ड एज कैंसर। अब कैंसर क्या है, तो देखिए, शरीर के किसी भी हिस्से में अगर आप देख रहे हो कि कोई एक अजीब सा ग्रोथ हो रहा है, मतलब कोई बॉडी का पार्ट है जो स्वेलन हो गया है या बढ़ रहा है ऑटोमेटिकली कुछ दिनों से या कुछ सालों में धीरे धीरे करके अब थोड़ा जाके बढ़ गया है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी करके कि वहाँ पर उस पर्सन को कैंसर होने के चांसेस है। कैंसर इज़ लाइक अ ट्यूमर ग्रुप और लम्प ऑफ कैंसर सेल इज़ कॉल्ड एज मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो क्या होता है करके कि कैंसर के जो सेल्स होते हैं, जब वो सारे सेल्स एक साथ आते हैं, एक जगह पर आते हैं, तो एक ट्यूमर फॉर्म करते हैं। ट्यूमर फॉर्म करने का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल के लिए आप जैसा आपका हाथ है, एक नॉर्मल हैंड है, अब उसमें इमेजिन कीजिए करके उस नॉर्मल हैंड पर एक बहुत बड़ा सूजन जैसा आ गया है, कुछ स्वेलन आ गया है, या फिर कोई एक पार्ट ऐसा है जो बाहर लटक रहा है आपके हाथ से। सो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ नथिंग बट एन एबनॉर्मल सेल। कुछ ऐसे सेल है जो बॉडी में ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगे, बड़े होने लगे और आपके बॉडी के पार्ट्स में कुछ चेंजेस आने लगे। तो ये जो सेल्स है, उन सेल्स को कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है, जो कैंसर का कारण बनते हैं। कैंसर कैन अकर इन वेरियस ऑर्गन्स लाइक लंग्स, माउथ, टंग, स्टमक, ब्रेस्ट, यूटेरस, स्किन एंड टिश्यूज लाइक ब्लड। तो कहना चाह रहा है करके कि कैंसर कोई एक जगह पर होने वाली बीमारी नहीं है। हमको गले में कैंसर हो सकता है, हमको आँख में कैंसर हो सकता है, हमको कान में कैंसर हो सकता है, हमको नाक में कैंसर हो सकता है, हमको मुंह में कैंसर हो सकता है, हमको हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन्स में कैंसर्स हो सकते हैं। सो कैंसर इज़ लाइक दैट माय डियर एवरी स्टूडेंट्स, कि कैंसर बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकती है। सो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है करके कि कैंसर के रीजंस देखो क्या है। कंजप्शंस ऑफ टोबैको, गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म। तो कुछ लोग या फिर आपके आसपास आप कुछ ऐसे लोगों के मिले रहोगे जिनको कोई तकलीफ़ आपने दिखी रहेगी तंबाकू खाने से, गुटखा खाने से या सिगरेट पीने के वजह से, राइट। इवन ड्रिंकिंग की भी प्रॉब्लम बहुत लोगों की होती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है जिसके वजह से क्या हो सकता है, उस पर्सन को कैंसर हो सकता है। अब टोबैको दैट इज़ तंबाकू और गुटखा जो है वो मुंह में चबाते हैं, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट पर्सन में गेट माउथ कैंसर, ठीक है। स्मोकिंग करने से, स्मोक करना मतलब धुएं को अपने शरीर के अंदर लेना। अब धुआं दैट इज़ एयर, एयर कहाँ पर जाता है, लंग्स में, तो उस पर्सन को लंग्स कैंसर हो सकती है। अल्कोहल, अल्कोहल पीने के वजह से उसका लीवर ख़राब हो सकता है और किडनी के भी फेलियर के पूरे चांसेस है और वहाँ पर कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज़ है। लैक ऑफ फाइबर कंटेंट दैट इज़ फ्रूट एंड लीफी वेजिटेबल्स इन फूड। अब ऐसा नहीं करके कि मैं तो तंबाकू नहीं खाता हूँ, मैं तो गुटखा नहीं खाता हूँ, मैं तो स्मोक भी नहीं करता और अल्कोहल भी नहीं लेता हूँ, इसका मतलब मेरे को तो कैंसर नहीं होगा। ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल पर्सन को भी कैंसर हो सकता है। अब कैंसर सर नॉर्मल पर्सन को क्यों होगा, जब ये सारी चीज़ें तो वो कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो नॉर्मल पर्सन को कैंसर होगा ड्यू टू द डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब उसके बॉडी में अगर न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन्स की अगर कमी है तो उसके बॉडी क्या करेंगे, एबनॉर्मल सेल्स को डेवलप करने लगेंगे। जैसे अगर आप फ्रूट से जो विटामिन्स हमको मिलते हैं या फिर लीफी वेजिटेबल्स दैट इज़ ग्रीन वेजिटेबल्स से जो हमको विटामिन्स मिलते हैं, आप उसको कंज्यूम ही नहीं कर रहे हो, खा ही नहीं रहे हो, तो हमको पॉसिबिलिटी कि हमको किसी तरीके की बीमारी
हो जाए। ओके, सो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड दैट ऑलवेज ट्राई टू ईट वन फ्रूट एंड ऑलवेज ट्राई टू ईट ग्रीन वेजिटेबल एंड लीफी वेजिटेबल इज़ ऑलवेज मच। पता होगा ना पॉपाई कैसे, पॉपाई क्या खाता था, स्पिनच खाता था। सो स्पिनच इज़ व्हाट, इट इज़ अ लीफी वेजिटेबल, सो इवन पॉपाई रिकमेंड टू ईट द स्पिनच। In food, excessive consumption of junk food, that is pizza and burger, are some of many possible reason। तो देखो यहाँ पर अच्छा खाना नहीं खाया तब तो कैंसर होता ही होता है, लेकिन आजकल लोगों को एक आदत होती है, वड़ा पाव खाना है, समोसा पाव खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है। तो ये सब जो गलत हैबिट्स है ना, ये सारी जो रॉन्ग हैबिट्स है ना अबाउट ईटिंग फास्ट फूड्स, ये सारी जो रॉन्ग हैबिट्स है ये भी क्या कर सकती है, बॉडी में हमारे एबनॉर्मल सेल्स को डेवलप कर सकती है, और जिसके वजह से देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी वी मे गेट अफेक्टेड बाय द वेरी डेंजरस डिजीज एंड दैट इज़ कॉल्ड कैंसर। कैसे मालूम पड़ता है किसी पर्सन को कैंसर हुआ है? मतलब एक नॉर्मल बॉडी को स्टेज 1 में तो पता ही नहीं, आप देख के बता नहीं सकते किसको कैंसर भी है करके। तो देखो उसको कुछ सिम्टम्स है यहाँ पर हमको दिए हुए हैं, देयर आर सम सिम्टम्स। सबसे पहला है उसको लगातार खांसी आती है, बहुत ज़ोर की खांसी आती है। उसकी आवाज़ है ना बहुत गाढ़ी हो जाती है। डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, कुछ भी वो खाना खाता है ना तो उसको गले में दर्द होता है। तो ये 3 बेसिक चीज़ें सबसे पहले ये 3 चीज़ें हैं। उसके बाद है इनक्योरेबल स्कार एंड इन्फ्लेमेशन, मतलब उसके बॉडी पे कोई अगर घाव हो गया छोटा सा भी तो वो घाव ठीक ही नहीं होते रहता है, वो बढ़ते रहता है, वो क्योर होता ही नहीं होता है। लम्प्स इन ब्रेस्ट इज़ फॉर फीमेल्स, तो ब्रेस्ट में लम्प्स आ जाना। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, और अचानक बॉडी से वेट का बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाना। यहाँ पर देखिए राइट साइड में एक डायग्राम दिया हुआ है, एक फ़ोटो दिया हुआ है, एकदम गंदा सा फोटो आप देख सकते हो, लेकिन देखने का मन नहीं करेगा आपका। सो दिस पर्सन इज़ अफेक्टेड बाई अ वेरी मच बाई कैंसर, आई मस्ट से। ये कैंसर इसको हुआ है टोबैको खाने की वजह से। तो आप देख सकते हो कितना सड़ गया उसका, ये जो मुंह है पूरा सड़ के बाहर आ गया है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि इसने टोबैको खाया है और ये स्मोक करता था। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर करके कि भविष्य में भी, फ्यूचर में भी हमको कोई गलत आदतों में नहीं पड़ना है। और अगर कोई हमको दिखे हमारे फैमिली में, हमारे नेबर्स में, तो हमको ये फ़ोटो उसको दिखाना है और बोलना है देखो अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो आपकी हालत ऐसी हो सकती है, स्टॉप इट नाउ। वो नहीं माने तो उसको बार बार ये फ़ोटो दिखाओ, हाँ, बस स्टॉप करने के लिए बोलो। द नेक्स्ट वन इज़ माय डियर स्टूडेंट डायबिटीज़। डायबिटीज़ अगेन जो है वो किसी इन्फेक्शन के वजह से नहीं होती है। द हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूस्ड इन पैनक्रियास कंट्रोल्स द लेवल ऑफ शुगर ग्लूकोज इन ब्लड। अब होता क्या है करके कि हमारे बॉडी में एक हार्मोन तैयार होता है और उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। क्या नाम है? इंसुलिन। अब ये इंसुलिन कहाँ बनता है? तो पैनक्रियाज में। स्टूडेंट ये बात याद रखो, हार्मोन का नाम क्या दिया हुआ है? इंसुलिन। क्या नाम दिया है? इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ डेवलप होता है? इंसुलिन कहाँ डेवलप होता है? पैनक्रियाज में। कहाँ डेवलप होता है? पैनक्रियाज में। सो इंसुलिन इज़ बेसिकली अ हार्मोन विच इज़ डेवलप इन पैनक्रियाज, रिमेंबर दिस। अब ये करता क्या है? तो हमारे बॉडी में स्टूडेंट शुगर लेवल्स होते हैं, ग्लूकोज के लेवल्स होते हैं, वो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और वो कम भी नहीं होना चाहिए। ओके, वो मेंटेन रहना चाहिए। तो देखो, इफ़ इंसुलिन इज सिक्रेटेड इन लो क्वांटिटी ग्लूकोज लेवल कैनॉट बी कंट्रोल्ड, दिस ऑर्डर इज़ कॉल्ड डायबिटीज़। तो क्या हो रहा है करके कि हमारे बॉडी में अगर इंसुलिन कम मात्रा में प्रोड्यूस होगी, लेस क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगी, तो क्या होगा? शुगर को कंट्रोल करने के लिए, ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए जो इंसुलिन चाहिए था वो उसको मिलेगा नहीं। आपको इजी लैंग्वेज में समझाता होगा, आपको नहीं समझ रहा है। देखो, हमारा बॉडी क्या करता है? ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, समझ लो इतना ग्लूकोज प्रोड्यूस किया उसने। अब इसके ऊपर अगर जाने लगता है ना ग्लूकोज, अभी समझ लो ग्लूकोज अब ये लिमिट को क्रॉस कर रहा है और ज़्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस हो गया। तो जैसे ही ग्लूकोज ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो क्या करेगा? ये एक्सेस ग्लूकोज को ख़त्म करने के लिए इंसुलिन आएगा। कौन आएगा? इंसुलिन आएगा। और इंसुलिन इस एक्सेस ग्लूकोज को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। तो हमारे बॉडी को जितना ग्लूकोज चाहिए था उतना ग्लूकोज मिलकर बाकी सारे ग्लूकोज क्या हो जाएंगे? यहाँ से हट जाएंगे। ओके स्टूडेंट, इन डाउट यहाँ पर? तो एक्सेस ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम करता है इंसुलिन यहाँ पर। फाइन। तो जिसको इंसुलिन की कमी होने लगती है जिसके बॉडी में, उस बीमारी को कहते हैं डायबिटीज़। क्या कहते हैं? डायबिटीज़। कैसे मालूम पड़ता है करके कि डायबिटीज़ है किसी पर्सन को?
तो देखो जिसको डायबिटीज़ होता है ना वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली, मतलब बहुत ही कम समय में भी बार बार उसको टॉयलेट जाने को मन करता है, यूरिनेशन का उसको बहुत ही अर्ज होने लगता है। इंक्रीज ओबेसिटी और वेट लॉस, या तो उसका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या तो उसका वज़न बहुत ज़्यादा घट जाएगा। रीज़न फॉर डायबिटीज़, डायबिटीज़ के कारण क्या है? तो देखो सबसे पहला कारण दिया हेरिडिटी, मतलब अगर पेरेंट को डायबिटीज़ है तो बच्चे को भी डायबिटीज़ हो सकता है, इसकी पूरे चांसेस है। ओबेसिटी, अगर कोई मोटा पर्सन है जो एकदम ही ज़्यादा वेट उसका बॉडी का बढ़ गया है और उसका धीरे धीरे वेट अगर बढ़ते जा रहा है, अगर वो अपने बॉडी के वेट पर कंट्रोल ना करे तो उसको डायबिटीज़ हो सकता है। लैक ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज, खाली खाता है सोता है, कोई काम नहीं करता है, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, ऐसे पर्सन को भी डायबिटीज़ हो सकती है। मेंटल स्ट्रेस, जो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, घर का टेंशन, फ्रेंड्स का टेंशन, बाहर का टेंशन, तो बहुत सारा टेंशन लेने की वजह से भी डायबिटीज़ हो सकती है। तो इसमें सबसे मेन जो रीज़न है, देखो हेरिडिटी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है कि नहीं, पेरेंट्स को था बच्चे को हो गया, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन मोटापा, बॉडी में अगर ज़्यादा फैट है उसको इंसान कंट्रोल कर सकता है, एक्सरसाइज करके कंट्रोल कर सकता है ताकि उसको डायबिटीज़ ना आए। ओके, कैसे कर सकता है? फिज़िकल एक्सरसाइज करके। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो इन सब से बचने के लिए क्या करना चाहिए हमको प्रॉपर डाइट खाना चाहिए, समय पे दवाई लेनी चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए। ओके, डॉक्टर के सुपरविज़न में एक्सरसाइज प्रॉपर करना चाहिए, जिसके वजह से हमारी तबीयत ख़राब नहीं होगी। ओके, तो स्टूडेंट हमने 2 टाइप की बीमारी देख ली यहाँ पर। तीसरा वाला है हार्ट डिजीज़। क्या है? हार्ट डिजीज़, दैट इज़ दिल का प्रॉब्लम। अब हार्ट डिजीज़ में देखो क्या दिया हुआ है हमको, efficiency of the heart disease decreases due to decreased blood supply and thereby oxygen and nutrient supply to the heart vessels। देखो दिल का काम क्या मालूम है? दिल का काम पे खाली धड़कना है ना। अभी पिक्चर में तो, गाने में तो कुछ भी बोलते रहते हैं वो लोग, दिल तो पागल है, दिल तो मानता नहीं, दिल का क्या कसूर है ना, कुछ भी बोलते रहते। तो ध्यान रखना, दिल ये सब कुछ नहीं करता है, दिल का काम एक ही है, धड़कते रहना और बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना। बस लाइफ में याद रखना, बात सब बेवकूफ़ बना रहे, दिल का खाली एक ही काम है, ब्लड सप्लाई करना। ठीक है, तो देखो हमारे शरीर में जहाँ पर भी ब्लड की कमी होती है, ब्लड को वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है हमारा हार्ट। तो हमारे हार्ट में अगर किसी तरीके का प्रॉब्लम हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड सही जगह पर सही समय पर नहीं पहुँच पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस हार्ट हैज़ टू परफॉर्म मोर वर्क दैट लीड टू स्ट्रेस ऑन इट। ठीक है, अब सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। कभी आपने पानी पाइप से भरा है? एक पानी का पाइप होता है फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, टॉम एंड जेरी तो देखा ही रहेगा कार्टून। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये नल से कनेक्टेड है ना, ये वाला पार्ट नल से कनेक्टेड, यहाँ से पानी निकल रहा है कंटिन्यूसली, यहाँ से पानी निकल रहा है। आप क्या कर दो, इसको है ना थोड़ा प्रेस कर दो, थोड़ा सा प्रेस कर दो। प्रेस करने से क्या होगा, पानी का जो फ्लो है वो स्पीड जो है एकदम ज़्यादा बढ़ जाएगा, पानी का स्पीड क्या हो जाए, बढ़ जाएगा। अगर ये पूरा ही बंद कर दोगे तो ये पाइप सब यहाँ से सब फूलने लगेगा, ऐसा बड़ा होएगा, है ना, टॉम एंड जेरी कार्टून में होता है, फिर फूट जाता है। तो देखो हमारे हार्ट के साथ भी ऐसा ही होता है। हमारे हार्ट में क्या होते हैं, नसें होती हैं, वाल्व्स होते हैं जिसमें ब्लड फ्लो करता है। तो किसी तरीके से उसमें अगर ब्लॉकेज आ जाए, किसी भी तरीके से उसमें अगर ब्लॉकेज आ जाए तो क्या होगा, ब्लड वहाँ पर क्लॉट नहीं जमा होने लगेगा, जिसकी वजह से हार्ट के उस वाल्व से उस जगह पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होने की वजह से देयर विल बी पॉसिबिलिटी कि वहाँ पर वो नस फट जाए। अगर वो नस फट गया तो गया, वो इंसान तो वहाँ पर जगह पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो नस नहीं फटा, लेकिन धीरे धीरे ब्लड जा रहा है, तो यहाँ पर हार्ट को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दिस मे कॉज हार्ट अटैक। अगर हार्ट को थोड़ी भी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी तो हार्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा और उस पर्सन को हार्ट अटैक आ सकता है। अब हार्ट अटैक भी बहुत कॉमन आजकल होते जा रहा है। मोटापा इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ हार्ट अटैक। इफ़ समवन हैज़ हार्ट अटैक, इमीडिएट कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर एंड ट्रीटमेंट इज़ नेसेसरी। मीन्स विद इन सम टाइम, लाइक जो भी गिवन टाइम होता होगा, अगर सही समय पर, हार्ट अटैक आने के बाद सही समय पर अगर डॉक्टर से नहीं दिखाया जाए, सही समय पर अगर दवाइयाँ नहीं शुरू की जाए, तो वो पर्सन की जान तक जा सकती है। तो देखो कुछ ऐसे सिम्टम्स है जिसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। वन शुड नॉट इग्नोर दिस सिम्टम्स: सीवियर चेस्ट पेन, पेन्स इन शोल्डर, नेक एंड आर्म्स, क्रैम्प्स इन हैंड, अनईजीनेस, ट्रिमर्स। इसका मतलब क्या है, देखो सीवियर चेस्ट पेन तो छाती में दर्द होना, पेन इन शोल्डर कंधे में दर्द होना,
नेक एंड आर्म्स, गर्दन में या फिर हाथों में बाहों में दर्द होना। क्रैम्प्स इन हैंड, हाथों में बहुत ही ज़्यादा दर्द होना। अनईजीनेस, अजीब सा फील होते रहना। रीजंस ऑफ हार्ट अटैक क्या क्या हो सकते हैं, क्या कारण है? स्मोकिंग देखो वापस से दिया है, स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द रीज़न, ठीक है, स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द रीज़न। स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी। तो अगर कोई सिगरेट पीता है, अल्कोहल पीता है, या अगर किसी पर्सन को ऑलरेडी डायबिटीज़ है, या उसको बहुत ज़्यादा टेंशन है, या मोटापा है बॉडी में, या लैक ऑफ एक्सरसाइज करता ही नहीं, देखो एक्सरसाइज बार बार आ रहा है। हेरिडिटी मतलब उसके पेरेंट्स से उसको आ चुकी है। मेंटल स्ट्रेस, उसको टेंशन बहुत है, गुस्सा बहुत करता है, बेचैन बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स है किसके? हार्ट अटैक के। तो इसमें से अगर कोई भी चीज़ प्रॉब्लम किसी को पर्सन को हो रही है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट पर्सन में बी अफेक्टेड बाय हार्ट डिजीज़, दैट इज़ हार्ट अटैक उसको आ सकता है। बहुत खतरनाक होता है, बहुत डरावना होता है। देखो क्या क्या करना पड़ता है, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, या फिर ओपन हार्ट सर्जरी, दिल को खोल के और दिल को रिप्लेस भी करते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट उसको बोलते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट्स, इंस्टॉलेशन ऑफ पेसमेकर, ठीक है। देखो हार्ट डिजीज़, अगर दिल का प्रॉब्लम किसी को आए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले 108 पर एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए और देखना चाहिए कि जो पर्सन है उसकी सांसें चल रही है कि नहीं चल रही है। चेक द कॉन्शियसनेस ऑफ पेशेंट बाय शेकिंग द शोल्डर्स, कीप द पेशेंट लाइंग ऑन द बैक ऑन हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑन हैंड सरफेस एंड परफॉर्म कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। तो उसको क्या करना चाहिए? उसको दिल दबाना चाहिए ताकि उसका जो ब्लड अगर रुक गया या हार्ट जब फंक्शन करना रुक गया है तो आपके प्रेशर से वो थोड़ा सा चालू हो सकता है। इन दिस प्रेस द सेंटर ऑफ थोरैक्स फॉर एटलीस्ट 30 टाइम्स एट द रेट ऑफ 100 to 120 स्ट्रोक्स पर मिनट, ठीक है। तो 30 बार कम से कम दबाना है और इतना फास्ट दबाना है कि अगर आप 1 मिनट तक दबाएंगे तो कम से कम 100 या 120 बार दब चुका होगा वो। फाइन, ओके माय डियर स्टूडेंट। अब देखो दवाइयों के कुछ मिसयूज़ भी होते हैं। क्या होते हैं मिसयूज़? समटाइम्स सम पीपल टेक द मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ डॉक्टर। तो खुद डॉक्टर बन जाते हैं लोग, बिना डॉक्टर को बताए खुद का दवाई खुद ले लेते, दुकान पर जाकर खरीद कर खुद अपने हिसाब से खाने लगते हैं। तो क्या होता है करके कि लोगों को लगता है यार मैं बहुत बीमार हूँ, डॉक्टर तो नॉर्मली बोलता है एक दवाई खाने का, मैं काम करता 4 खाता हूँ, जल्दी फास्ट ठीक होऊंगा। तो जहाँ पर जल्दी फास्ट नहीं ठीक होता है, ओवरडोज होने की वजह से उसको दूसरी बीमारी भी लग सकती है या फिर वो उसकी जान भी जा सकती है। ओवरडोज ऑफ मेडिसिन में अफेक्ट आवर बॉडी, ठीक है। एग्जाम्पल, ओवरडोज ऑफ पेन किलर्स में डैमेज नर्वस सिस्टम। अगर किसी को रोज़ सर दुखता है और वो डेली सर दुखता है, दिन में 2 बार दुखता है, 3 बार दुखता है, वो तीनों टाइम दवाई खाता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, बॉडी जो है वो एक ही दिन में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पेन किलर कंज्यूम कर रहा है। तो जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है हमारा, जो हमारे दिमाग से जो नसें निकलती है वो ख़राब हो सकती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, वेस्ट जो निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हमने एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा खा लिया, ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स में लीड टू नॉसिया, स्टमक एक, डाइसेंट्री, रैश, वाइट पैचेस ऑन टंग एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप समझ गए रहेंगे कि नॉन इन्फेक्शन वाले हमने 3 डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहला था कैंसर, फिर था डायबिटीज़ और फिर था हार्ट डिजीज़। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में जेनरिक मेडिसिन के बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में बस इतना ही। प्लीज़ लेक्चर को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके कमेंट करना नहीं भूलना। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।